आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक होम ट्विटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरोपियों के आगमन के दूसरे सेशन के बारे में, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकाल में जब 1453 में तुर्कों का अधिकार हो गया था कुस्तुनतुनिया पर, तो उसके बाद भारत की खोज कैसे हुई और किन कारणों की वजह से हुई। या फिर हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में कि जो हमारे मध्यकाल में मतलब 1453 के पहले जब तुर्कों का मतलब वहाँ पे कुस्तुनतुनिया पर अधिकार नहीं हुआ था, तो हमारा व्यापार किन किन रास्तों से होता था। तो मैंने आपको 3 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता मैंने आपको बताया था, आपको लाल सागर से होते हुए बताया था, जो कि मतलब हम लोग फिर अलेक्जेंड्रिया जाते थे, यानी मिस्र में सिकंदरिया नामक जो जगह है, फिर वहाँ से हम लोग भूमध्य सागर को पार करते हुए पहुँचते थे कहाँ, वेनिस और जिनेवा। दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया था, ओमान की खाड़ी से होते हुए हम लोग पहुंचते थे फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी को हम पार करते थे, उसके बाद हम पहुंचते थे स्थल मार्ग यानी इराक में। इराक से हम लोग पहुंचते थे सीरिया, फिर तुर्की, और वहां से होते हुए हम लोग वेनिस और जिनेवा जाते थे। और तीसरा रास्ता मैंने बताया था आपको कि जो भारतीय दर्रों से होकर के हम लोग रूस पहुँचते थे, रूस से हम काला सागर इन सबको पार करते हुए पहुँचते थे, जिसमें मैंने बताया कि जो हमारा सबसे पहला रास्ता था यानी लाल सागर वाला, वो कोहरे के कारण बहुत ही दुष्कर था, और जो ये रूस वाला मार्ग था दर्रों से होकर के, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या था, कठिन था, क्योंकि यहाँ पर बीच में काफ़ी ज़्यादा तुर्क साम्राज्य का विस्तार था, जिससे जो है नहीं आ पाते थे वहाँ के जो यूरोपीय व्यापारी थे। तो इन्होंने क्या किया, जब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर भी अधिकार कर लिया, यानी इराक के पास के एरिया पर भी इनका अधिकार हो गया, यानी जो फारस की खाड़ी का रास्ता था वो भी बंद हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया, एक नया समुद्री मार्ग खोजने की इन लोगों ने प्रयास किया। और उसमें सबसे अग्रणी आया कौन, पुर्तगाल। और पुर्तगाल के जो निवासी थे, है ना, जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, सबसे पहले जो आया था, कौन आया था, बार्थोलोमो डियाज आया था 1487 में। उसने किसकी खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की, जिसको हम लोग क्या तूफानी अंतरीप भी कहते हैं। तूफानी अंतरीप नाम किसने दिया था, बार्थोलोमो डियाज ने दिया था। फिर जस्ट 7 साल बाद 1494 में स्पेन का निवासी जो था, कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका की खोज की। और उससे 4 साल बाद यानी 1498, 17 मई 1498 को कौन, वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप आया, और उसने हिम्मत जुटाई और अब्दुल मजीद की सहायता से कहाँ आया, भारत का उसने खोज किया। ठीक, तो ये पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि रीज़न क्या थे कि पुर्तगाली लोग जो है यहाँ पर मतलब ज़्यादा सक्रिय हुए और वो लोग भारत को मतलब खोजने के लिए तत्पर रहे, या फिर मैं बोलना चाहूँगा पूर्वी देशों को खोजने के लिए तत्पर रहे। तो मैंने आपको कुछ 3 कारण बताए थे, मुख्यतः 3-4 कारण बताए थे। पहला कारण जिसमें यह था कि वो लोग एकाधिकार को ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि जो ये जितने भी पूर्वी देश थे उन पे एकाधिकार था किसका, अरब वासियों का, क्योंकि बीच में अरब पड़ता था। मैंने मैप से बताया था आपको कि जो है हमारा जो है अरब कहाँ पर पड़ता था। जैसे कि ये मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ कि ये जो हमारा एक तरीके से भारतीय प्रायद्वीप बन गया है, ये मैंने बना दिया क्या, भारतीय प्रायद्वीप बन गया है, और यहाँ से होते हुए इस तरह था, यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप था, और यहाँ से होते हुए क्या थी, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप था ये, और यहाँ पे आपका ये, इस तरीके से मैंने कुछ बनाया था। और यहाँ पे हमारे क्या थे, ये पुर्तगाल वगैरह, यहाँ पे अन्य हमारे यूरोपीय देश थे। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो अरब सागर है, यहाँ पे क्या अरब सागर था, तो यहाँ पे ये अरब के वासी थे, क्योंकि जब हमें यूरोप में जाना पड़ता था, यहाँ जाना पड़ता था, तो हम कहीं ना कहीं इन रास्तों से होकर के जाते थे। किन रास्तों से होकर के जाते थे, इन रास्तों से होकर के जाते थे। यहाँ पे हमारी फारस की खाड़ी पड़ती थी, यहाँ पे हमारा लाल सागर पड़ता था, यहाँ पे हमारा ईरान है, यहाँ पे इराक था, सीरिया तुर्की होते हुए हम लोग मतलब व्यापार करने जाते थे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी पूर्वी देश हैं, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है हमारा थाईलैंड वगैरह हो गया, फिर यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, मलय द्वीप यानी मलेशिया पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पे सुमात्रा द्वीप पड़ता है, यहाँ पे बीच में मलक्का जल संधि है। तो जितने भी पूर्वी देश थे, क्योंकि ये इलाका क्या था, मसालों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यहाँ पे मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। और जितने भी यूरोपीय देश हैं वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा होता था, तो वहाँ पे मसालों की बहुत ज़रूरत पड़ती थी, क्यों, गोश्त को रखने के लिए, है ना, कि गोश्त काफ़ी दिन तक यूज़ में आ सके, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो लोग क्या करते थे, मसालों के लिए मुख्यतः इस एरिया से व्यापार करते थे। यहाँ पे जो हमारा, यदि मैं भारत या दक्षिणी यहाँ मलय द्वीप की बात करूँ, तो जो ये एरिया था मसालों की दृष्टि से समृद्ध था। और भी यदि मैं बात करूँ तो जो हमारा भारत था प्राचीन काल में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो जो सूरत के एरिया था, जो भड़ौच, कैम्बे,
है ना, ये प्रसिद्ध बंदरगाह थे सूरत के। यहाँ से क्या होता था, यहाँ से सूती वस्त्र का ज़्यादातर निर्यात होता था, और उसके अलावा जड़ी बूटियों का निर्यात भी हम लोग करते थे पश्चिमी देशों को। तो जब यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो गया हमारे यहाँ पे इराक वाले एरिया में, कुस्तुनतुनिया में, तो ये लोग क्या हुए, यहाँ से आए और इन लोगों ने एक नए मार्ग की खोज की। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो वास्को डी गामा था 1498 में यहाँ पे कालीकट नामक बंदरगाह पे आया था। कौन सी जगह पे, कप्पक डाबू नाम की एक जगह थी। कौन सी जगह पे, कप्पक डाबू नाम की एक जगह थी कालीकट बंदरगाह पर। और वहाँ का राजा कौन था, जमोरिन उस समय वहाँ का शासक था। और उसने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और वास्को डी गामा यहाँ से क्या ढेर सारा, मतलब यहाँ पे पहली बात तो रुका, उसका स्वागत अच्छे से हुआ, उसने यहाँ पर जो भी सामान खरीदा, जब वो वापस इस रास्ते से होते हुए गया और यहाँ पे उसने बेचा अपने यूरोप में, यानी लिस्बन जो उस समय पुर्तगाल की राजधानी थी, वो उस समय वहाँ का व्यापारिक केंद्र बन गई थी। ठीक है, और 60 गुना ज़्यादा, मान लीजिए कि यदि उसने यहाँ पे 100 रुपये, मतलब यदि 100 रुपये का वो यहाँ से सामान लेकर के गया था, तो उसका 60 गुना, यानी 100 का 60 गुना आप निकालेंगे तो मतलब 6000 रुपये का उसने मतलब क्या मुनाफा कमाया था। इतना 100 रुपये की लागत लगाई और 6000 रुपये तक का मुनाफा कमाया था उसने। एक मैंने अंदाजा बताया कि इतना उसे मुनाफा हुआ था। तो अब पुर्तगाली लोगों का क्या यहाँ पे और ज़्यादा ध्यान केंद्रित हुआ कि हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हम कमा सकते हैं, तो और लोग भी यहाँ पर आने के लिए प्रेरित हुए। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। पहला रीज़न मैंने आपको बताया क्या, मसाले व्यापार के लिए। दूसरा मैंने बताया तुर्कों का अरब वासियों का एकाधिकार खत्म करना चाहते थे। और तीसरा एक मुख्य कारण था क्योंकि यहाँ पे यूरोप में ही जेनेवा और वेनिस के लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे थे, क्योंकि ये एरिया बीच में पड़ता था, यूरोप के, अरब के पास पड़ता था, तुर्की के पास पड़ता था। तो जो अरब और तुर्की के व्यापारी थे वे सारा सामान जाकर के जेनेवा और वेनिस के व्यापारियों को बेचते थे, और फिर वेनिस और जेनेवा के व्यापारी क्या करते थे, उसको पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे। कहीं ना कहीं उनका भी एकाधिकार पुर्तगाली क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो ये क्या था, हमारा मेन मोटो था कि इस कारणों से जो है पुर्तगाली लोग अग्रसर हुए। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, कुछ रीज़न थे। अब आइए हम लोग अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। हम लोग आज पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था भारत, उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा था। क्या नाम था, वास्को डी गामा था। और वह कब आया था, वह 17 मई 1498 में आया था। कब आया था, 17 मई 1498 में। कहाँ आया था, कालीकट नामक बंदरगाह के। कौन सा बंदरगाह था, कालीकट नामक बंदरगाह था। और कालीकट बंदरगाह का कौन सा जगह था, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू याद रहेगा ना, कौन सा जगह था, कप्पक डाबू। अब यहाँ यदि मैं वहां की बात करूं, वहां का शासक कौन था, तो वहां पे जमोरिन नामक शासक था। उसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन, है ना, जमोरिन वंश का शासक था। ठीक है, या पैतृक उपाधि बोल देते हैं सीधा सीधा। ये इससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान या दूसरा अभियान भारत कब आया। तो कब आया था, 1500 ईस्वी में आया था। और किसके उसमें आया था, तो मतलब पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल इसके नेतृत्व में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुर्तगालियों का द्वितीय अभियान किसके नेतृत्व में आया। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों का दूसरा अभियान जो था, जो दूसरा मंडल आया था, वो कब आया था, 1500 ईस्वी में आया था। और उसका नेतृत्व करता कौन था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, या फिर केवल कैब्रल लिखा रहेगा तो आप लोग पहचान जाइएगा। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया, उसके बाद कौन आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था। ठीक है, और इसने एक मुख्य काम क्या किया था, इसने जमोरिन को उपहार स्वरूप एक अरबी जहाज था, है ना, मैंने अभी बताया ना, जो अरब सऊदी अरब के पास का एरिया था, तो जो वो व्यापारी थे, अरब का पहले एकाधिकार था। तो इसने क्या किया था, एक अरबी जहाज को पकड़ करके, इसने एक अरबी जहाज को पकड़ करके जमोरिन को उपहार दिया था, उपहार स्वरूप भेंट किया था। ठीक है, पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट दिया था। किसने, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जिससे जमोरिन क्या हुआ था, बहुत ही खुश हो गया था और उसने इनकी शक्ति का लोहा माना था।
ठीक है, समझ में आया। तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या किया था, एक अरबी जहाज को पकड़ करके जमोरिन को उपहार में दिया था, जिससे जो हमारा जमोरिन था, जो हमारे देश का शासक था मतलब उस टाइम वहाँ का, वो बहुत ही खुश हुआ और उसने इन्हें क्या व्यापार मतलब इसे भी व्यापार करके ले जाने की आज्ञा दे दी थी। फिर 1503 ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्को डी गामा वापस कब आया, है ना। तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया था। कब आया था वो? 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। फिर जस्ट उसके एक साल बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ किया। तो पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में अपने प्रथम पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना की और कहाँ पे की थी? तो वो की थी कोचीन में। कहाँ की थी? कोचीन में की थी। याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने अपने प्रथम दुर्ग की स्थापना कहाँ की थी? तो कोचीन में की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। अब ये पूछा जाता है कि वह दुर्ग कोचीन में किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने क्या किया था? कोचीन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना की थी। अभी ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये इस पुर्तगाल का वायसराय पुर्तगाल की तरफ से बन करके आएगा, लेकिन कब आएगा उसके बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह एक बार मतलब पहले भी आ चुका है भारत, है ना। और इसने क्या किया है? कोचीन में क्या की थी? इसने प्रथम पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ खोला था? तो कोचीन में खोला था। कब खोला था? 1503 ईस्वी में। और किसने खोला था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, याद रहेगा ना इतना। अब देखिए, फिर पुर्तगालियों ने दूसरा दुर्ग कहाँ खोला? तो पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग खोला था कन्नौर में। कहाँ पे? उनका जो दूसरा दुर्ग था, दूसरे दुर्ग की स्थापना उन्होंने की थी कन्नौर में। याद रखिएगा, कब की थी? 1505 ईस्वी में। तो आइए जल्दी से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ तक पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट जो मैंने ऊपर नोट की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। कहां पर आया था? कालीकट नामक बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक जगह पर आया था। ठीक है, उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरिन था। यानी जमोरिन ने वास्को डी गामा का क्या किया था? स्वागत किया था। यह हुआ हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यह पूछा जाता है, पुर्तगालियों का दूसरा अभियान कब या दूसरा दल भारत कब आया? तो 1500 ईस्वी में आया। और उसका नेतृत्व करता कौन था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल उसका नेतृत्व करता था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने क्या किया था? उसने जमोरिन को एक अरबी जहाज समुद्र से पकड़ करके भेंट स्वरूप दिया था, है ना, जिससे जमोरिन खुश हुआ और उसने क्या, उसे भी यहाँ से सामान ले जाने की आज्ञा दी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, वास्को डी गामा भारत पुनः कब आया? तो 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पुनः आया। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि पुर्तगालियों ने भारत में अपने पहले पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ की थी? उन्होंने कोचीन में की थी। और कब की थी? 1503 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? तो जो हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था उसने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। फिर पुर्तगालियों का दूसरा दुर्ग कहाँ स्थापित हुआ? तो कन्नौर में स्थापित हुआ। यहां तक आपको कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसे एक बार रफ कर देता हूं ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। तो ये क्या था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे मैं आपको बता देता हूं सबसे जो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, क्योंकि 1505 तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ से पुर्तगाल क्या कहते हैं, धीरे धीरे काफी ज्यादा एक तरीके से वर्चस्व अपना स्थापित कर चुका था भारत में, और या पूर्वी जितने भी देश थे वहां पे धीरे धीरे इसने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए पहला पुर्तगाली वायसराय, जो पुर्तगाल की सरकार थी वो सबसे पहले अपना एक वायसराय बना करके भेजती है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। किसको भेजती है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में पुर्तगाली राज्य का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये कब से कब तक था? तो 1505 से लेकर के 1509 तक था। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा ना, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अब देखिए इसने क्या क्या काम किए। इसने एक नीति लाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की शांत नीति।
ठीक है, ये किसके द्वारा लाई गई है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा लाई गई है। इसका मतलब क्या था? जो पुर्तगाली थे वह हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे और शांतिपूर्वक व्यापार करना चाहते थे, केवल कि मतलब उनका यहाँ पे क्या रहे, एकाधिकार रहे, कोई और यहाँ पर हस्तक्षेप ना करे। इसलिए उन्होंने की जो यह नीति थी, यह व्यापार करने की जो नीति थी, यह क्या कहलाई? शांत जल, ये नीले पानी की शांत जल की नीति कहलाई या ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। समझ में आया? ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाई गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। उसमें पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, और इसका मतलब क्या था? ये लोग जो हिंद महासागर था, है ना, जो हिंद महासागर था, भारत के नीचे वाला एरिया, अरब के नीचे वाला एरिया, जो हिंद महासागर था, उस पे ये अपना एकाधिकार नियंत्रित करना चाहते थे। यानी यहाँ से अरब वासियों का जो एकाधिकार था उसको खत्म करना चाहते थे और शांतिपूर्वक ढंग से पूर्वी देशों के साथ क्या करना चाहते थे? व्यापार करना चाहते थे। उनकी यही नीति क्या कहलाई? ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाई। अब देखिए, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त थे? तो इसको जो है, जो पुर्तगाल की सरकार थी उसने आदेश दे रखा था कि तुम्हें भारत में जाकर के केवल व्यापार ही बस नहीं करना है ना, तुम्हें जाकर के वहां पे ऐसे दुर्गों का निर्माण करना है ताकि वहां पे हम क्या कर सकते, अपने व्यापार को बढ़ा सकें और वहां पे हम एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना कर सके, ताकि वहां पे किसी दूसरे का नियंत्रण ना हो। इसे जो है सरकार ने ये आदेश दे रखा था कि तुम्हें जाकर के वहां ऐसे दुर्ग बनाना है कि जिसका केवल ये ना हो कि केवल हमें अपनी सुरक्षा करनी और व्यापार करना है, हमें पूरे जो भी हिंद महासागर है उसमें पूरा पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना है और अपना एकाधिकार बनाना है ना। तो यह इस उद्देश्य के साथ क्या हुआ था, यहाँ पे आया था। अब देखिए, जब ये अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे आया तो 1508 ईस्वी में, है ना, 1508 ईसा पूर्व में क्या हुआ, इसका युद्ध होता है चौल के पास। इसका युद्ध क्या होता है? चौल के पास, और उसमें नौसैनिक बेड़े के साथ हो जाता है ना। उसमें नौसैनिक बेड़े में कौन कौन मिक्स रहता है? तुर्की होते हैं, अरबी होते हैं और प्लस गुजरात के शासक होते हैं। ठीक है, इनका नौसैनिक बेड़ा होता है और इनका किसके साथ युद्ध होता है? अल्मीडा के साथ युद्ध होता है। ठीक है, 1508 में कहां पे होता है? चौल के पास। चौल नामक एक जगह थी, उसके पास इनका क्या होता है? युद्ध होता है ना। तो जिसमें क्या हो जाता है? अल्मीडा की पराजय हो जाती है, अल्मीडा हार जाता है और क्या होता है? इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और क्या हो जाता है? इसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये हार जाता है, लेकिन ये शांत नहीं बैठता। जस्ट अगले साल 1509 में ये क्या करता है? इसी तुर्की बेड़े को क्या कर देता है? जो नौसैनिक बेड़ा था, इनको यह पराजित कर देता है। क्या कर देता है? इनको पराजित कर देता है, यानी तुर्की नौसैनिक बेड़े को क्या कर देता है? तुर्की नौसैनिक बेड़े को पराजित कर देता है, बेड़े को पराजित कर देता है। देखिए होता क्या है, ये तुर्की यहाँ पे ये चलिए तुर्की इसके साथ थोड़ा मतलब रुष्ट थे, वो तो ठीक था। अरबी रुष्ट थे पुर्तगाल के साथ, वो तो रुष्ट था। लेकिन गुजरात के शासक का इसमें क्या अहम रोल था? गुजरात के शासक का अहम रोल ये था क्योंकि देखिए जितने भी उस टाइम पे जो हमारा भारत था उसमें सब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे राजा थे और वो क्या करते थे? आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, तो जो गुजरात के शासक थे उन्होंने पुर्तगाल का साथ उस टाइम इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो घोड़े जो उस समय, अब हमें जैसे कि युद्ध नीति करनी है, हमें दूसरे देशों पर राज करना है, तो हमें अच्छे नस्ल के घोड़ों की जरूरत होती थी और जो भारतीय नस्ल के घोड़े थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे। तो जो घोड़े आते थे अरब से आते थे, है ना, या अफगानिस्तान साइड से आते थे, वो जो घोड़े होते थे उनकी नस्ल बहुत अच्छी रहती थी, है ना, वो थोड़े लंबे होते थे, ऊंचे कद के होते थे। तो उनसे युद्ध मतलब जितने अच्छे घोड़े रहेंगे, जिनके पास जितनी अच्छी घुड़सवार सेना रहेगी, वो राजा उतना ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। उस टाइम पे ये मतलब था। तो अगर ये गुजरात के शासक उनका मतलब साथ ना देते तो उनको यहाँ पे क्या ना मिलता? घोड़े ना मिलते, है ना। अब जब घोड़े ना मिलते तो मतलब वो लोग युद्ध अपना साम्राज्य का विस्तार कैसे करते? तो इनका कहीं ना कहीं इनसे क्या था? प्रॉफिट था। इसलिए यह इसके खिलाफ क्या हुए? यहाँ पर आए, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों को कौन जानता है? इतना पुर्तगालियों से तो कोई लाभ ही नहीं था उस समय गुजरात के शासक को या उत्तर भारत के शासकों को।
तो इसलिए इन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया और 1508 में इन लोगों ने क्या अल्मीडा को हराया और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। लेकिन अल्मीडा क्या हुआ, जस्ट अगले साल उसने और अपनी सेना को इकट्ठा किया और उस नौसैनिक बेड़े को क्या कर दिया, उसने पराजित कर दिया। नौसैनिक बेड़े में कौन कौन सम्मिलित था, तो तुर्की, अरबी और गुजरात के शासक थे। क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए, ये क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1509 के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहाँ से चला गया। ठीक है, अब आइए हम लोग का अगला गवर्नर जनरल कौन आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब देखिए, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल था। अब जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जनरल आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये कब से कब तक था, तो यह 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक। कब, 1515 ईस्वी तक यहाँ का गवर्नर जनरल बन करके आया। ठीक है, अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। यह कौन था, भारत में, या हाँ, भारत में पुर्तगाली राज्य का दूसरा गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला कौन था, अल्मीडा था, दूसरा कौन था, अल्बुकर्क था। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, इसकी नीति बहुत अच्छी थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था भारत में। क्या किया था इसने, पुर्तगाली साम्राज्य को और विस्तारित किया था। इसके टाइम पे काफी ज्यादा ऐसी महत्वपूर्ण जगहों को जीता गया था, जिससे जो पुर्तगाली साम्राज्य था उसका हिंद महासागर में क्या हो गया, एकाधिकार स्थापित हो गया। इसीलिए इसको बोला जाता है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था, वो था हमारा कौन, अल्बुकर्क, है ना। ये चीज अंडरलाइन कर लीजिएगा, वास्तविक संस्थापक। ठीक, जो प्रथम वायसराय यदि पूछे, प्रथम वायसराय कौन है, तो हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के साथ जाएंगे। अगर पूछ ले कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कौन था, हमारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने क्या किया, ये बहुत, इसकी जो नीतियां थी बहुत ही अच्छी थी, और इसने अपने नीति के दम पर पूरे हिंद महासागर पर पुर्तगाली साम्राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया था। अब आइए देखते हैं कैसे कि इसने और क्या क्या किया। तो देखो इसने क्या किया था, इसने कोचीन को क्या बनाया, कोचीन को इसने व्यापारिक केंद्र बनाया, मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक, केंद्र बनाया। और इसने क्या किया, तो इसने अपने क्षेत्र पर, जो भी इसके क्षेत्र थे, इसने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक लगाई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने अपने क्षेत्र पर सती प्रथा में रोक लगाई थी। तो याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने एरिया पे क्या की थी, सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और इसने क्या किया था, कोचीन को जो है मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया था। इसने क्या किया था, कोचीन को मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया था। इसके अलावा देखो इसने क्या किया था, इसने 1510 ईस्वी में, जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। गोवा पर विजय की थी। कब, गोवा पर विजय की थी, विजय हासिल की थी, विजय प्राप्त की। अब उस समय गोवा पर किसका शासन था, तो गोवा पर किस समय था, बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक, जो कि किससे था, आदिल शाही वंश से था।
बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक, इस तरीके से लिख सकते हैं, आदिल शाही वंश के शासक से। ठीक है, अब देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे देखिए आपने भी देखा होगा कि जब पुर्तगाली आ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक वंश का पतन हो रहा था, कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत पतन की ओर जा रहा था, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए 1500 लगभग 51 के बाद से जो है, सॉरी 1451 के बाद से जो है दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन हो गया था, ठीक, और उसका शासन 1526 ईस्वी तक लगभग रहा, जहाँ तक मेरा मानना है, एक्यूरेट डाटा मुझे नहीं मालूम है, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो हुआ क्या था, अब 1526 में कौन, मुगल वंश आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके आस पतन के पास ही है हमारा लोधी वंश। तो हुआ क्या था, जैसे कोई भी, जैसे किसी भी सल्तनत का अंत होता है, जैसे मुगल शासन का अंत हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे साम्राज्य थे टूट रहे थे, अपने आप को मुगल साम्राज्य से अलग कर रहे थे। तो वहीं पे क्या हो रहा था, जब हमारा दिल्ली सल्तनत बिखर रहा था, है ना, दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा था, तो बहुत से साम्राज्य क्या हो रहे थे, अपने आप को अलग कर रहे थे। तो उस टाइम एक था बहमनी साम्राज्य, कौन सा था, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य था, जिसमें से मतलब क्या 5 जो है मतलब साम्राज्य अपने अलग अलग हुए। और बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले टूटा था बीदर। सबसे पहले कौन अलग हुआ था, बरार। सबसे पहले अलग हुआ था बरार, बीदर, अहमदनगर, उसके बाद गोलकुंडा और बीजापुर। ये 5 एरिया क्या हुए, उससे अलग हुए। और बीजापुर पर उस समय किसका शासक था, आदिल शाही वंश का शासन था। ठीक है, तो आदिल शाही वंश के शासक से गोवा को किसने जीत लिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीत लिया। कब जीता, 1510 में। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय थी। उसके बाद इसने क्या किया, 1511 ईस्वी में इसने क्या किया था, इसने मलक्का मंडी को जीत लिया। मलक्का मंडी का भी मैंने नाम लिया था, इसने मलक्का मंडी पर विजय प्राप्त की। अब देखिए मैं बताता हूँ मलक्का मंडी कितना अहम रोल अदा करती है। मैंने आपको भी बताया था ना, ये भारत का नक्शा मैंने भी इस तरह बनाया था, ये हल्का मैंने नक्शा भारत का बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया बांग्लादेश, यहाँ पे बताया कि म्यांमार फैला हुआ है, यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि थाईलैंड का एरिया है, और यहाँ से सटा हुआ हल्का आपका क्या है, मलय द्वीप यानी मलेशिया, और यहाँ पे क्या है, सुमात्रा, यहाँ पे सुमात्रा है। ठीक, मैंने ये एरिया आपको बताया। तो जो ये एरिया बीच का दिख रहा है, ये थी हमारी मलक्का जल संधि, है ना। और यहीं पे हमारी मलक्का मंडी, यहीं पे क्या है, यहीं पे हमारी मलक्का मंडी भी थी। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये एरिया था, ये मसालों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, अपना जो दक्षिणी भारत जितना मैंने ये बनाया है, ठीक, ये एरिया और ये जो एरिया है जिस पे मैंने गोला किया हुआ है, ये मसालों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक, और जो हमारे मतलब एक तरीके से जो पुर्तगाली थे, जितने यूरोपीय थे, उनको किसकी जरूरत थी, मसालों की जरूरत थी या जड़ी बूटियों की जरूरत थी। तो अब जो मलक्का मंडी है, ये अगर मैं बात करूं पूर्वी दक्षिणी भारत में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, है ना। एक तरीके से यहाँ पे मसालों का एक तरीके से केंद्र था, सारा मतलब यहाँ पे इकट्ठा होता था पूरे मतलब दक्षिणी पूर्वी भारत का, पूर्वी दक्षिणी एरिया का जितना भी यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो जड़ी बूटियां या मसाले आते थे, वो यहीं पे मलक्का पर आकर के इकट्ठे होते थे, और मलक्का से ही जाकर के अदर जगह इनका क्या होता था, ट्रांसफर होता था। तो 1511 में इस अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, इस मलक्का मंडी पर क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। अब जब इसने यहाँ पर अधिकार कर लिया, इसे जीत लिया, तो यानी ये इस पूरे एरिया का मसाला अब कहाँ जाएगा, पुर्तगाल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पुर्तगालियों ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की कि नहीं की। अब देखिएगा, यहाँ से जस्ट कुछ साल बाद 1515 में, मतलब अपने मृत्यु से पहले 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1515 में इसने क्या किया था, हरमुज या हुरमुज, कुछ भी आप नाम सुनेंगे, या होमेज सुनेंगे, ठीक, हरमुज पर विजय प्राप्त कर ली। हरमुज क्या है, मैंने आपको कल बताया था, हरमुज पर विजय प्राप्त की। अब देखिए हरमुज के बारे में जान लेते हैं, हरमुज क्या है। कल जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बताया था, और यहाँ से मैंने क्या आपको ये अरब था हमारा, ठीक है, और यहाँ पे एक नोकीला एरिया मैंने इस तरह दिखाया था। ठीक, यहाँ पे हमारी फारस की खाड़ी थी, और यहाँ पे हमारी क्या थी, ओमान की खाड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या थी, ओमान की खाड़ी थी।
इस तरह बना देता हूँ। यहाँ पे हमारी ओमान की खाड़ी थी, ठीक है, ये इधर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में थी हरमुज जल संधि, जो कि यहाँ पे देखिए फारस की खाड़ी के मुख पर है, ठीक। और हमारा मेन व्यापार जो यूरोपियों का था ये कहाँ से होता था, वेनिस और जिनेवा वालों का इस फारस की खाड़ी से होकर के। तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर भी अधिकार कर लिया 1515 में। यानी अब जो वेनिस के लोग थे या जो अरब वासियों थे उनका व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। क्या हो गया, व्यापार कहीं ना कहीं ठप हो गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, सबसे ज्यादा व्यापार उस टाइम पे फारस की खाड़ी होकर के होता था यूरोपीय देशों से। तो 1515 में इसने क्या किया, इस मार्ग पर अधिकार कर लिया। यहां पर भी अधिकार हो गया, यहां पर भी अधिकार हो गया। अब कहीं ना कहीं एक तरीके से इन लोगों ने अपना इस साम्राज्य पर पूरा स्थापित, जो भी ये हमारा हिंद महासागर, यहाँ पे पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है, ये पूरा हिंद महासागर फैला हुआ है। अब यहाँ पे किसका एकाधिकार हो गया, यहाँ पे एकाधिकार हो गया पुर्तगालियों का। इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसने इतनी महत्वपूर्ण जीते की। अब देखिए, अब बचता है एक मार्ग, जो यहाँ पे क्या है, अदन की खाड़ी। यहाँ पे लाल सागर था और यहाँ पे यमन देश के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या था, सोमालिया जिबूती के बीच में यहाँ पे थी अदन की खाड़ी। लाख कोशिशों के बाद भी अदन की खाड़ी पर ये लोग अधिकार नहीं कर पाए थे। कहां पर, पुर्तगाली अदन की खाड़ी पर अधिकार नहीं कर पाए थे। अगर यहां पर अधिकार ये लोग कर लेते तो एक तरीके से इनका पूरा वर्चस्व हो जाता, लेकिन अदन की खाड़ी वाला मार्ग से व्यापार उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इन लोगों ने ज्यादा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण कोशिशें भी नहीं की। लेकिन कुछ कोशिशें की जो क्या रही, नाकाम रही। अदन की खाड़ी, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर पुर्तगालियों ने अधिकार नहीं किया था। तो वहाँ पे ऑप्शन दे देगा मलक्का प्रायद्वीप, दूसरा दे देगा आपका हरमुज, तीसरा दे देगा आपका भारतीय या हिंद महासागर, चौथा दे देगा अदन की खाड़ी, है ना। तो अदन की खाड़ी वहाँ पे आप टिक करके आएंगे कि पुर्तगालियों का जो साम्राज्य विस्तार था अदन की खाड़ी पर नहीं हो पाया था। तो यहाँ तक क्या था, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। आइए एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या था, भारत में पुर्तगाली राज्य का दूसरा गवर्नर जनरल था। ये कब से कब तक था, 1509 से 1515 ईस्वी तक। फिर इसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या बोला गया है, वास्तविक संस्थापक बोला, क्योंकि इसने बहुत ही महत्वपूर्ण विजय दिलाई थी। तीसरा काम, इसने कोचीन को अपना क्या बनाया था, मुख्यालय बनाया था या मुख्य व्यापारिक केंद्र बनाया था। यहाँ पे आप मुख्यालय भी लिख सकते हैं, ठीक। और इसने क्या किया था, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हाँ, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था। इसने क्या किया था कि जितने भी पुर्तगाल के लोग थे उनको इसने प्रेरित किया था कि तुम जाकर के भारत की जो स्त्रियां हैं उनसे क्या करो, शादी करो। मतलब ये पुर्तगाल का जो है, ये भारत में स्थायी पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसकी सोच यह थी कि यदि हम वहां से लोगों को लाएंगे, लेबर लाएंगे, तो हमें ज्यादा खर्चा पड़ेगा। क्यों ना हम लोगों की यही शादी कर दें और उनको यहीं का स्थायी निवासी बना दें, तो हमें लेबर हमें वहां से इनको लाना नहीं पड़ेगा। ये लोग यहीं रहेंगे, यहीं अपना खर्च करेंगे और यहीं पे इनका क्या हो जाएगा, हमारा एक स्थायी साम्राज्य विस्तारित हो जाएगा। तो इसकी सोच ये थी कि ये भारत में स्थायी साम्राज्य अपने पुर्तगाली बस्ती बसाना चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया था, अपने पुर्तगाल के लोगों को प्रेरित किया था कि आप यहाँ पे आकर के भारतीय स्त्रियों के साथ शादी करो, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा धार्मिक विस्तार भी होगा। क्योंकि जो है कहीं ना कहीं इनका एक ये रीजन भी था क्योंकि उस समय तुर्क जो थे काफी मजबूत स्थिति में थे और वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो जो पुर्तगाली थे या जो अन्य यूरोपीय थे वो क्या चाहते थे कि तुर्कों की शक्ति को हम संतुलित करें। अब वो कैसे हो सकती थी, जब हम अपने धर्म का विस्तार करेंगे, लोगों को अपने धर्म के बारे में बताएंगे, उनसे धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो हमारी जनसंख्या भी ज्यादा हो जाएगी। यदि हमारी जनसंख्या ज्यादा रहेगी, कहीं ना कहीं हम तुर्कों का मुकाबला आगे चल के कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी काफी बड़ी नीतियां थी जिसके कारण इसको क्या वास्तविक संस्थापक बोला गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थायी बस्ती कौन बसाना चाहता था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करना चाहता था, भारत में स्थायी बस्ती बसाना चाहता था। अब आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, क्योंकि वैसे तो काफी टाइम तक लगभग 1598 या सबसे लास्ट तक 1961 तक यहाँ पे पुर्तगाली रहे, है ना। लेकिन जो उनका एकाधिकार था काफी लंबे समय तक था, लेकिन अन्य लोग इतने महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। अब आइए एक और हम महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था नीन्हो डी कून्हा। क्या, नीन्हो डी कून्हा। ये कब से कब तक था, तो ये 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक यहाँ पे था। ठीक, अब देखिए इसने क्या क्या काम किए। तो जो ये था
नीनो डी कून्हा, इसका सबसे पहला जो मुख्य काम था, इसने जो हम कार्यालय को कहाँ स्थानांतरित कर दिया, इसने पुर्तगाली कार्यालय को, इसने कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। कहाँ? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार गोवा क्या बन गया, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी बन गई। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की औपचारिक राजधानी, औपचारिक राजधानी बन गई। ठीक है, तो इसने मुख्य काम क्या किया था, इसने जो कार्यालय था पुर्तगालियों का, उसे कोचीन से कहाँ स्थानांतरित कर दिया, गोवा। और कोचीन को किसने बनाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या कोचीन को मुख्य कार्यालय बनाया था। और नीनो डी कून्हा ने आकर के कोचीन से कार्यालय किसको स्थापित कर दिया, गोवा को, क्योंकि गोवा वहां पे ज्यादा मतलब एक तरीके से उसे महत्वपूर्ण लगा। और इसीलिए गोवा क्या बन गया, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का औपचारिक राजधानी बन गया। और गोवा में लास्ट तक किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का था। सबसे लास्ट में भारतीय राज्य में कौन सम्मिलित हुआ है, गोवा सम्मिलित हुआ था 1961 में। ठीक है, समझ में आया ना, पुर्तगालियों ने इसे फिर मतलब वो किया था। उसके बाद इसने क्या काम किया था, देखो इसने भी बहुत ही महत्वपूर्ण जीते दिलाई थी। 1535 में इसने दीव पर अधिकार किया था। कहां पर, दीव पर अधिकार किया था। दमन और दीव का आपने नाम सुना होगा, दमन और दीव का नाम सुना होगा। तो इसने क्या किया था, 1535 में दीव पर अधिकार किया था। अधिकार, एक इसका इंपॉर्टेंट रोल और था 1534 में। 1534 में इसने क्या किया था, बेसिन पर अधिकार किया था। क्या किया था, बेसिन पर अधिकार किया था। अब देखिए बेसिन का अधिकार ये पूछा गया है, क्यों पूछा गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या हो गया था, इसका जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, है ना, इसका क्या थे, एक गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह, उससे इनका क्या हो गया था, बहस हो गया था, लड़ाई हो गया था। क्यों लड़ाई हो गया था, ये क्या कर रहा था, जो नीनो डी कून्हा था, इसने बेसिन पर अधिकार किया, ये बेसिन को मतलब इसने बेसिन पर आक्रमण किया, बेसिन पे इसने मतलब एक तरीके से जीता। तो उन दोनों के बीच हुआ समझौता। लेकिन अब ये क्या करने लगा, ये वहां पे एक दीवार खड़ी करने लगा, वहां पे एक दीवार खड़ी करने लगा, या एक तरीके से स्थायी दुर्ग बनाने लगा। तो गुजरात के शासक जो बहादुर शाह थे, उन्होंने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो इसी लड़ाई में वो क्या गिर गए, समुद्र में गिर गए। और समुद्र में गिर करके उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इस प्रकार इसका क्या हो जाता है, बेसिन पर अधिकार हो जाता है। तो बेसिन पर इसका अधिकार कब हुआ, 1534 में हुआ। और बेसिन कहाँ पे है, गुजरात के पास का एरिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया था। ठीक, उस पर भी इसने क्या कर लिया, 1534 में अधिकार कर लिया। 1535 में इसने किस पर अधिकार कर लिया, दीव पर अधिकार कर लिया। अब देखो इसने और क्या क्या किया था, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या था। तो अभी तक जो हमारा पुर्तगाली साम्राज्य था, ये हमारे पश्चिमी भारत पर ही था। अब इसने क्या किया, उसको पूर्वी भारत तक विस्तार किया। इसने सेंथोम आप नाम सुने होंगे। सेंथोम एक जगह थी जो कि कहाँ थी, मद्रास के पास थी, मद्रास के निकट, या मद्रास के पास, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मद्रास के पास, वहां पर इसने इस जगह और क्या किया था, इसने हुगली कहाँ थी हमारी, बंगाल के पास। इसने इन दो महत्वपूर्ण जगह पर क्या किया था, पुर्तगाली फैक्ट्रियों का निर्माण करा था, है ना। क्या किया था, पुर्तगाली फैक्ट्री का निर्माण किया था, पुर्तगाली फैक्ट्री का निर्माण किया। अब जब इसने यहां पर पुर्तगाली फैक्ट्री का निर्माण किया, तो ये दोनों कहाँ, हमारे पूर्वी भारत में है ना, बंगाल। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के पास का जो एरिया था, वो कहीं ना कहीं हुगली के से मतलब बहुत ही मतलब एक तरीके से हुगली वहाँ का मतलब एक तरीके से केंद्र बन गया था। फिर चटगांव भी जो है एक बहुत ही बड़ा, चटगांव को ये लोग बोलते थे महान बंदरगाह, क्योंकि वहाँ जितने भी समुद्री लूट का माल आता था, सब ये लोग वहाँ पे इकट्ठा करते थे। ठीक, तो जो इसने क्या किया था, नीनो डी कून्हा ने पूर्वी भारत में भी पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने
पूर्वी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया। तो किसने किया था? नीनो डी कुन्हा ने किया था। ठीक है। और सेंथोम कहाँ पर पड़ता है? ये मद्रास के निकट है। और हुगली कहाँ पर है? ये बंगाल में है। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो अब यहाँ से देखिए, आपको याद हो रहा होगा धीरे धीरे कि पुर्तगाली फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ थी। अभी मैंने चटगांव का नाम लिया, दमन पर भी इनका अधिकार हुआ, दीव पर भी इनका अधिकार हुआ, मलक्का द्वीप पर भी इनका अधिकार हुआ, हरमुज द्वीप पर भी इनका अधिकार हुआ, है ना। इसी तरीके से इनके बहुत से द्वीप थे जिनके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि जो अब क्वेश्चन का लेवल है, अब ये नहीं पूछेगा कि प्रथम वायसराय कौन था या इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई। अब ये क्वेश्चन थोड़े बिल्डअप होंगे और बिल्डअप होके ऐसे पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से किस जगह पर पुर्तगालियों का अधिकार नहीं था या पुर्तगालियों की फैक्ट्री नहीं थी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें उन पे मतलब फोकस करना होगा। तो अगले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा और अब आपको अगले वीडियो में बताऊं कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, है ना। पुर्तगालियां, अब ये तो हमने देखा कि पुर्तगाली कैसे कैसे विस्तार कर रहे थे और उन लोगों ने कैसे अपने सामुद्रिक शक्ति पर क्या हुआ था, एक तरीके से विजय प्राप्त की थी। अब उनका विस्तार हुआ है, जैसे जैसे अगर ऊंचाई आती है, ऊंचाई के बाद ढलान भी आता है। तो अब इन्होंने क्या गलतियां की जिसके कारण इनका पतन हुआ और डच इन पर हावी हो गए, है ना। 1598 तक इनका क्या था, एकाधिकार था हिंद महासागर में। लेकिन आगे आने वाले 4 सालों में यानी 1602 तक पहुंचते पहुंचते डचों ने क्या किया, एक बांटम नाम की जगह थी, 1602 में डचों ने इन पर हमला किया और इनको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तो इन सब चीजों के बारे में अगले इसमें पढ़ेंगे कि इनकी किस रणनीति के कारण इनका यहाँ पर पतन हुआ और किस प्रकार डच का उदय हुआ। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।